नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। स्वागत है आपका महारू राजस्थान में। और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज करते हैं। जयपुर में कांग्रेस सरकार के मंत्रियों, विधायकों समेत तमाम जनप्रतिनिधियों को हिंदू बनाम हिंदुत्व और सॉफ्ट हिंदू बनाम कट्टर हिंदुत्व की ट्रेनिंग दी जाएगी। और इस अंतर का पाठ पढ़ाने के लिए कांग्रेस के सिलेक्टेड ट्रेनर्स दिल्ली से जयपुर आ रहे हैं, जो 26 से 28 दिसंबर तक शिवदासपुरा के बाड़ा पदमपुरा में ट्रेनिंग कैंप लगाएंगे। कांग्रेस के लिए इस कैंप की ट्रेनिंग इतनी महत्वपूर्ण है कि मंत्रियों की पीसीसी में होने वाली जन सुनवाई भी स्थगित कर दी गई है। अलग अलग सेशन में इस तरह के लेक्चर्स और शॉर्ट फिल्म दिखाकर कांग्रेस नेताओं, कार्यकर्ताओं को ट्रेंड किया जाएगा। फिर उन्हें अपने अपने जिलों में आम जनता के बीच जाकर जो सीखा है वही पाठ समझाने की जिम्मेदारी दी जाएगी, ताकि कांग्रेस विचारधारा, पार्टी की रीति नीति और सिद्धांतों को जनता, खासकर युवाओं तक पहुंचाया जा सके। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस का स्टेट लेवल ट्रेनिंग कैंप कल से शुरू होने जा रहा है और इस कैंप के कारण 27, 28 और 29 दिसंबर को प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में होने वाली मंत्रियों की जन सुनवाई स्थगित कर दी गई है। अब पीसीसी में मंत्रियों की अगली सुनवाई नए साल पर 3 जनवरी को ही होगी। गहलोत मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों, विधायकों, एआईसीसी सदस्यों, पीसीसी पदाधिकारियों और पंचायत समिति प्रधान, जिला प्रमुख, सिलेक्टेड कार्यकर्ताओं को कैंप में बुलाया गया है। तो एआईसीसी के ट्रेनिंग कैंप प्रमुख सचिव राव इसके इंचार्ज होंगे। तो बाड़ा पदमपुरा में 15 साल पहले भी ऐसा कैंप लगा था, जिसमें सोनिया गांधी भी आई थी, लेकिन अब की बार सोनिया या राहुल गांधी के आने की संभावना नहीं है। कोविड महामारी के चलते कई नेता दिल्ली से वर्चुअली जुड़ेंगे और कैंप में नेताओं और कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीति नीति, सिद्धांतों और विचारधारा के बारे में बताया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी अजय माकन, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन करेंगे। देश में कांग्रेस पार्टी और नेताओं के योगदान की जानकारी देने के लिए कई ट्रेनर्स दिल्ली से जयपुर आएंगे और इसमें हिस्सा लेने वाले नेताओं, कार्यकर्ताओं के रहने खाने का बंदोबस्त भी बाड़ा पदमपुरा में ही किया जा रहा है। अगली खबर का रुख करते हैं। कोरोना को लेकर राज्य सरकार अब नई गाइडलाइन जारी कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक नए साल के जश्न पर सरकार कई तरह की पाबंदियां लगा सकती है और इसके साथ ही शादी और अन्य आयोजनों में लोगों की संख्या एक बार फिर सीमित की जा सकती है। मुख्यमंत्री ने नाइट कर्फ्यू को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं और इस वजह से यह माना जा रहा है कि नए साल पर रात 11 बजे के बाद किसी तरह के कार्यक्रम की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही 1 जनवरी से मास्क को लेकर एक बार फिर सख्ती शुरू होगी। वहीं वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को 1 महीने का समय दिया जाएगा। फरवरी से वैक्सीन न लगवाने वालों को सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। गृह विभाग ने नई गाइडलाइन से जुड़ा मसौदा मुख्यमंत्री की मंजूरी के लिए भेज दिया है। संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही सरकार नई गाइडलाइन जारी कर देगी। गहलोत ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे मास्क नहीं पहनने, नाइट कर्फ्यू का पालन नहीं करने वालों पर 3-4 दिन की चेतावनी देने के बाद सख्ती करना शुरू कर दें। गहलोत ने कहा कि लोग कोरोना की दूसरी लहर में जो तबाही मची, उसका दर्द अभी भूले नहीं हैं। अब ऐसे हालात पैदा ना हो, इसलिए बचने के लिए हमें ये करना चाहिए। उन्होंने यूपी चुनाव टालने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के सुझाव को लेकर कहा कि अगर ऐसे समय ये टिप्पणी आई है तो ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि कई लोग इसके राजनीतिक मायने भी निकाल रहे हैं और इससे पहले बैठक में स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा, हेल्थ सेक्रेटरी वैभव गालरिया ने कहा था कि अभी से पाबंदियां लगाना ठीक रहेगा। नए साल पर पाबंदियां रहेंगी तो संक्रमण के फैलने की गति को कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। अगली खबर का रुख करते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया डूंगरपुर दौरे के दूसरे दिन समर्पण निधि संग्रहण अभियान का उन्होंने आगाज किया और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया। इस दौरान उन्होंने गहलोत सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। अभियान का आगाज करते हुए पूनिया ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा। किसानों की कर्ज माफी, बेरोजगारी और प्रदेश में बढ़ते अपराधों पर कांग्रेस को घेरा। पूनिया ने कहा कि वे 90 के दशक से राजनीति में हैं। इस तरह की नकारा, निकम्मी, भ्रष्ट, अकर्मण्य और अराजक सरकार उन्होंने नहीं देखी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद 10 दिन में संपूर्ण कर्ज माफी की बात कही थी, लेकिन आज भी 60 लाख किसान कर्ज माफी का इंतजार कर रहे हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा 27.3% बेरोजगारी की दर है। समर्पण निधि संग्रहण अभियान के पहले दिन पर डूंगरपुर से 21 लाख रुपए इकट्ठा किए गए। अभियान के उदयपुर संभाग के प्रभारी मनोज सामर और सहप्रभारी के गुप्ता के नेतृत्व में सबसे पहले दिन 21 लाख की राशि एकत्रित की गई। सहप्रभारी के गुप्ता ने
2,51,000 रुपए का चेक दिया। बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद कनकमल कटारा ने 1,01,000 रुपए का चेक, मदन सिंह ने 1,11,111 का चेक, रमेश बीरपानी ने 1,11,111 रुपए का चेक। वहीं पूर्व मंत्री सुशील कटारा 1,01,000, हसमुख पांड्या 1,01,000, हुसैनी वोरा 1,01,000, संजय सरैया ने भी 1,11,000 रुपए इस समर्पण निधि अभियान में दिए हैं। तो इसके साथ बताया जा रहा है कि मार्बल व्यापारी खेम सिंह 1,01,000 और अन्य तमाम व्यापारियों ने भी इस समर्पण निधि संग्रहण अभियान में अपनी अपनी धनराशि भेंट की है। वहीं जिले के मंडावर पुलिस थाना इलाके में एक युवक के साथ हुई मारपीट के मामले ने तूड़ पकड़ लिया है। युवक की रिपोर्ट दर्ज नहीं करने के आरोप को लेकर महुआ विधायक ओम प्रकाश हुड्डा शुक्रवार देर रात मंडावर थाने पहुंचे, जहां पीड़ित पक्ष के लोगों के साथ थाना परिसर में धरने पर बैठ गए। अशोक बैरवा के साथ मारपीट की घटना को लेकर विधायक रात करीब 10 बजे पुलिस थाने पहुंचे, जहां पुलिस पर रिपोर्ट दर्ज नहीं करने का आरोप लगाया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विधायक धरने पर बैठ गए। घटना की जानकारी मिलते ही डिप्टी एसपी ब्रजेश कुमार भी थाने पहुंच गए और इस दौरान विधायक ने आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस दलितों की रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रही है। उन्होंने थाना प्रभारी पर आरोप लगाया कि वे एक नेता के इशारे पर काम कर रहे हैं, जिनका कॉल आने से थाना प्रभारी ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। थाना प्रभारी ने कहा कि पीड़ित की रिपोर्ट पहले ही दर्ज की जा चुकी है, लेकिन परिवादी जो है वो मेडिकल के लिए तैयार नहीं हुआ है। उन्हें बताया कि परिवादी का कहना था कि एमएलए साहब आएंगे तभी मेडिकल करवाएंगे। किसी नेता के इशारे पर मामला दर्ज नहीं करने जैसी कोई बात नहीं है, चाहे तो उनकी कॉल डिटेल निकलवा सकते हैं। सीओ और थाना प्रभारी से हुई वार्ता के करीब 1 घंटे बाद विधायक ने धरना खत्म किया और पुलिस ने बताया कि अशोक कुमार वैरवा ने ये मामला नाम के शख्स ने ये मामला दर्ज करवाया था और उसने बताया कि वो रास्ते में जा रहा था। इसी दौरान कुछ युवक रास्ते में शराब पी रहे थे, जिन्होंने उसे रुकवाकर पैसे मांगे और पैसे नहीं देने पर उसके साथ जो है वो मारपीट की गई। लेकिन दलितों के साथ मारपीट होती है और हम उसकी मुकदमा दर्ज समय नहीं करते। अब तक पुलिस की गाड़ी जाकर जानी चाहिए थी, क्यों नहीं गई? किसने अपराध किया है, क्या नहीं है, लाके उनको बंद करने की आवश्यकता थी। पहली बार 8 साल में यहाँ छत पे बैठा हूँ, पहली बार। मुझे तो जो भी दोषी है आप जांच करो, आराम से जांच करो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। जो सच है दूध का दूध और पानी का पानी हो। मैं दलित के लिए आज भी मरता हूँ, कल भी मरूंगा। दलित का पसीना पड़ेगा, वहाँ ओम प्रकाश हुड्डा का खून पड़ेगा। जब मैं इनके साथ उठता हूँ, बैठता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, तो इनको न्याय तो दिलाने का मैं सक्षम हूँ ना। ठीक है, दूसरी तरफ 31,000 पदों पर आयोजित रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा में पदों की संख्या 50,000 करवाने की मांग को लेकर पिछले करीब 2 महीने से शहीद स्मारक पर धरना चल रहा है। बेरोजगारों ने आज अपनी मांग सरकार तक पहुंचाने के लिए गांधीवादी तरीके का इस्तेमाल किया। धरने पर बैठे 3 अभ्यर्थियों द्वारा गांधी जी का वेश धारण कर पदों की संख्या बढ़ाने की गुहार लगाई गई। वहीं धरना स्थल पर बड़ी संख्या में प्रदेश भर से बेरोजगार भी जुटे। गौरतलब है कि 26 सितंबर को आयोजित रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा में पदों की संख्या 31,000 से बढ़ाकर 50,000 करने की मांग लगातार तेज होने लगी है। मांग को लेकर पिछले करीब 2 महीनों से शहीद स्मारक पर अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। अपनी मांग को लेकर जहां पिछले 3 दिनों से 3 अभ्यर्थी आमरण अनशन पर बैठे हैं, वहीं आज 3 अभ्यर्थियों ने गांधी जी का वेश धारण कर सरकार के सामने गुहार लगाई। धरना स्थल पर आज प्रदेश भर से बड़ी संख्या में बेरोजगार भी जुटे। इसके साथ ही बेरोजगार द्वारा अब अपनी मांग को लेकर चल रहे आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी भी दी गई है। धरने पर बैठे बेरोजगारों का कहना है कि 2 महीनों से पदों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन चल रहा है, लेकिन अभी तक भी सरकार की ओर से कोई सकारात्मक रुख अपनाते दिखाई नहीं दे रहा है। जब तक पदों की संख्या नहीं बढ़ाई जाएगी तब तक आंदोलन इसी प्रकार चलता रहेगा। अगली खबर का रुख करते हैं। क्रिसमस के मौके पर शनिवार को शहर के चर्चों में प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया गया। क्रिसमस की खुशियां चर्च और मसीह परिवारों में ही नहीं बल्कि बाजारों में भी देखी गई। शहर में शुक्रवार रात सायंकालीन और रात्रिकालीन सभाओं के आयोजन के बाद शनिवार को सुबह चर्चों में प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया गया। सुबह मसीह समाज के लोग परिवार सहित चर्चों में पहुंचे और खुशहाली और सद्भावना के साथ साथ कोरोना मुक्ति के लिए भी प्रार्थना की। संत
एंसलम स्थित इमेक्युलेट कंसेप्शन चर्च ऑफ रॉबसन मेमोरियल चर्च हस्बैंड मेमोरियल प्रार्थना सहित शहर के अन्य चर्चों में प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया गया। इस मौके पर मसीह समाज के लोगों की ओर से जरूरतमंद परिवारों की मदद भी की गई। मसीह समाज के लोग एक दूसरे को क्रिसमस की बधाइयां देने के लिए उनके घर पहुंचे और देश में भाईचारा बना रहने के साथ ही कोविड-19 महामारी से छुटकारा मिले, इसे लेकर प्रार्थना की गई। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान की साजिश एक बार फिर सामने आ गई है, जिसके चलते भारत के खिलाफ आईएसआई और पाक इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स की कोशिश को नाकाम कर दिया गया। दरअसल हाल ही में छद्म नाम से फेसबुक आईडी बनाकर और छद्म फोन कॉल करके भारत में बड़ी साजिश को अंजाम देने की योजना बनाई जा रही थी। संवेदनशील संस्थानों, छावनी क्षेत्र के आसपास निवास करने वाले भारतीय नागरिकों, छावनी में कार्यरत कर्मचारियों से सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क करके और सैन्य सामरिक महत्व की सूचनाएं प्राप्त करने का निरंतर प्रयास किया जाता ही रहा है। और कुछ ऐसा ही मामला अब सरहदी जिले श्रीगंगानगर में सामने आया है, जहां बड़ी संख्या में ऐसे व्यक्तियों का पता लगा है जो कि पाक इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स के संपर्क में हो सकते हैं। इसके लिए एक ऑपरेशन चलाया गया, जिसे ऑपरेशन निगहबानी का नाम दिया गया। ऑपरेशन निगहबानी को 3 चरणों में आयोजित किया गया। श्रीगंगानगर जिले के संवेदनशील संस्थानों के आसपास और भारत पाक सीमा क्षेत्र में उमेश मिश्रा, आईपीएस महानिदेशक पुलिस इंटेलिजेंस राजस्थान के द्वारा दिए गए निर्देशों के तहत ऑपरेशन निगहबानी चलाया गया। इस ऑपरेशन में जयपुर से राज्य विशेष शाखा और सीआईडी जोन श्रीगंगानगर के करीब 50 अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा प्रथम चरण में सूरतगढ़, लालगढ़ और साधुवाली छावनी क्षेत्र, इसके आसपास रहने वाले ऐसे व्यक्तियों की पहचान की गई जो किसी भी तरह से पीआईओ के संपर्क में हैं या फिर आ सकते हैं। तो अब खबर भीलवाड़ा से, जहां 8 महीने पहले 2 पुलिस कांस्टेबल की हत्या कर फरार हुए कुख्यात तस्कर राजू फौजी को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जोधपुर शहर के बाहरी छोर पर शनिवार तड़के अपनी बाइक पर जा रहे राजू फौजी को पुलिस की टीम ने घेर लिया। इस दौरान उसने पुलिस पर गोलियां चला दी और पुलिस की जवाबी फायरिंग में उसके पैर पर गोली लगी। गोली लगने के बाद राजू बाइक से गिर गया और उसके सिर और कोहनी में भी चोट आई है। कड़ी सुरक्षा घेरे में उसे एमडीएम अस्पताल लाया गया। डीसीपी ईस्ट भुवन भूषण यादव ने बताया है कि अजमेर आईजी की ओर से गठित विशेष टीम को कल सूचना मिली थी कि राजू फौजी जोधपुर के बनाड़ में है। इस पर कल रात अजमेर से आई टीम के साथ ही बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी और जवानों की एक टीम को भेजा गया। टीम ने पूरी रात निगरानी रखी। सुबह 6 बजे राजू फौजी ने भागने का प्रयास किया। पुलिस ने पीछा किया तो उसने गोली चला दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके घुटने में गोली लगी और यादव ने बताया कि उसका सीटी स्कैन कराया जा चुका है। स्थिति सामान्य है और जान का कोई खतरा नहीं है। 10 अप्रैल को भीलवाड़ा में 2 पुलिस कांस्टेबल की गोली मारकर हत्या कर देने के बाद राजू फौजी को पकड़ना पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। राजू को पकड़ने के लिए जोधपुर और भीलवाड़ा पुलिस की विशेष टीम गठित की गई थी। टीम लगातार राजू की तलाश में जुटी थी। इसी के मद्देनजर आज सुबह टीम ने राजू के मोबाइल का आईपी एड्रेस ट्रेस करने में सफलता हासिल कर उसकी लोकेशन ढूंढ निकाली और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बांसवाड़ा में गोली मारकर 11वीं के स्टूडेंट की हत्या कर दी गई। घटना के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई और लोगों ने बांसवाड़ा दाहोद नेशनल हाईवे के पाड़ी कला बस स्टैंड पर जाम लगा दिया। शव भी नहीं उठाने दिया और 4 घंटे बाद जब देर रात हत्यारे की गिरफ्तारी हुई तो जाम हटाया गया। पुलिस ने बताया कि हत्या के बाद आरोपी मौके से भाग गया था, लेकिन जब पकड़ा गया तो उसने कहा कि गलती से गोली चल गई। रात करीब 11 बजे शव को महात्मा गांधी जिला अस्पताल में शिफ्ट कराया गया। मौके पर डीएसपी सूर्यवीर सिंह की भी भीड़ को समझाने में लगे रहे और सदर थाना प्रभारी रमेश चंद्र मीणा ने बताया कि शाम करीब 7:15 बजे नाबालिग के मर्डर की सूचना मिली थी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो पता चला कि पाड़ी कला सीनियर स्कूल के पीछे एक मकान में लक्ष्मीपुरा के रहने वाले नानालाल पटेल के 17 साल के पुत्र भरत का शव मिला है। ये बाड़ा बकरी और घोड़े बांधने के काम लिया जाता था। पुलिस ने बताया कि ये मकान शंकरलाल भोई का है और उसने 2 साल पहले ये मकान एक व्यक्ति को दे दिया था और इसी मकान में बताया जा रहा है कि 11वीं के स्टूडेंट का मर्डर किया गया और उसके बाद आरोपी गोली मारकर मौके से फरार हो गया, जिसे देर रात पुलिस ने पकड़ लिया। राजस्थान में अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें, खबर झुंझुनू से है, जहां 11 साल की छात्रा से स्कूल में रेप के मामले में चौंकाने वाली बात सामने आई है। पीड़ित 7वीं कक्षा की
छात्रा ने स्कूल के एक टीचर को पत्र सौंपा है। पत्र में लिखा है कि मैं अब जीना नहीं चाहती, मैं मरने जा रही हूं, मैं पूरी तरह से परेशान हो चुकी हूं। मेरी मम्मी पापा मुझे हर रोज मारते हैं, कहते हैं कि तू मर जा, आत्महत्या करने के लिए कहते हैं। वहीं पत्र मिलने के बाद तुरंत जिला शिक्षा अधिकारी को सूचना दी गई और मामले की जानकारी मिलने पर चाइल्ड हेल्पलाइन के सदस्य छात्रा से मिले। इसके बाद छात्रा को बाल संरक्षण समिति को सौंपा गया। माता पिता से भी बात की गई है, लेकिन अभी स्पष्ट ये पूरा मामला स्पष्ट नहीं हो पाया है। बाल संरक्षण समिति ने छात्रा को बीडी के अस्पताल के सखी सेंटर में रखा गया है। बच्ची की काउंसलिंग की जा रही है और इस संबंध में मुख्य शिक्षा अधिकारी रामकाला ने सिंघाना थाना क्षेत्र में रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज किया गया है। वहीं छात्रा के माता पिता के खिलाफ मारपीट करने और उसे प्रताड़ित करने की रिपोर्ट दी है। बताया जा रहा है कि 5 अक्टूबर को सिंघाना थाना इलाके के एक सरकारी स्कूल के हेडमास्टर ने छात्रा से स्कूल में रेप किया था। किसी के बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी और बच्ची ने अपने स्कूल की किताब में बाल संरक्षण समिति के नंबर देखकर उन्हें फोन कर रेप के बारे में बताया। इसके बाद बाल संरक्षण समिति के सदस्यों ने बच्ची से घर जाकर मुलाकात की थी। बच्ची के बयानों के आधार पर सिंघाना थाने में मामला दर्ज किया और आरोपी हेडमास्टर केशव यादव को गिरफ्तार किया। बच्ची को डराने धमकाने और आरोपी का सहयोग करने पर स्कूल की 2 अध्यापिकाओं के खिलाफ भी मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद शिक्षा विभाग ने तीनों को सस्पेंड कर दिया था। मामले में बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल पीड़ित बच्ची से मिलने के लिए गांव पहुंची थी। परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। जयपुर में एक पति ने 5,000 रुपए में अपनी पत्नी का सौदा कर दिया, 2 युवकों के हवाले कर दिया और पत्नी को खरीदने वालों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इस संबंध में 45 वर्षीय पीड़िता ने मालपुरा थाने में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया है कि पीड़िता चाय की दुकान लगाकर चाय बेचने का काम करती है। 19 दिसंबर को पीड़िता का पति अपने साथ 2 अन्य व्यक्तियों को लेकर आया और वहीं उसके पति ने 5,000 रुपए में उसका सौदा कर दिया। पुलिस को माफ कीजिएगा, महिला को दोस्तों के साथ कुछ दिन रहने के लिए कहा और इस पर जब उसने अपने पति का विरोध किया तो आरोपी पति ने पीड़िता के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी और उसे जबरन पकड़कर उन 2 दोस्तों के सामने पेश कर दिया, जहां पर आरोप है कि दोनों दोस्तों ने पति के सामने ही सामूहिक दुष्कर्म किया, बुरी तरह मारपीट की और इस दौरान जब पीड़िता का बेटा वहां आया तो उसने विरोध किया और विरोध करने पर उसके बेटे के साथ भी मारपीट की खबर सामने आ रही है। पीड़िता और उसके बेटे के शोर मचाने पर लोग इकट्ठा होने लगे और तब तीनों आरोपी जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गए। इस पूरे घटनाक्रम के बाद पीड़िता और उसका बेटा 2 दिन तक सदमे में रहे। फिर मालपुरा गेट थाने पहुंचे और जहां पर आरोपियों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया गया है। मालपुरा थानाधिकारी रायसल सिंह ने बताया है कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, मामले की जांच की जा रही है और पुलिस की टीम आरोपियों को तलाश कर रही है। आगे बढ़ते हैं। 4 बच्चों की मां के प्यार में पागल प्रेमी दिल्ली से जयपुर मिलने पहुंचा तो पति ने प्रेमी का गला काटकर हत्या कर दी। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और खून से लथपथ शव को देखकर लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मामले की सूचना मिलने पर विश्वकर्मा पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस कातिल की तलाश में जुटी है और घटना के 2 दिन बाद आरोपी पति करण को गिरफ्तार कर लिया गया है। डीसीपी वेस्ट ऋचा तोमर ने बताया है कि जयपुर के विश्वकर्मा इलाके में रोड नंबर 17 पर 21 दिसंबर को पत्नी के प्रेमी की सरेराह चाकू से गला काटकर हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में पता चला है कि आरोपी की पत्नी से मृतक का अफेयर पिछले कई सालों से चल रहा था। इसी बात को लेकर आरोपी पति ने उसका कत्ल कर दिया। दरअसल महिला और मृतक का फेसबुक के जरिए संपर्क हुआ था, फिर मोबाइल फोन पर बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन पति ने बताया कि जब वो काम पर चला जाता था तो पत्नी अपने प्रेमी को मोबाइल पर चैट करती थी और इधर पति को पता चलने पर दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। पति काम पर से लौटने के बाद घर में जमकर विवाद करता था और इस मामले में पति ने चौंकाने वाले खुलासे भी किए हैं। वहीं राजधानी जयपुर के गोविंदगढ़ थाना इलाके में भगवान के घर भी चोरी करने से चोर नहीं चूके। आज अलसुबह ही गोविंदगढ़ थाना इलाके के सांदरसर और आलीसर गांव में स्थित 2 मंदिरों में एक चोर ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। सांदरसर गांव के रामदेव जी मंदिर में दान पात्र तोड़कर नकदी चोरी कर चोर फरार हो गया और बाद में
आलीसर गांव पहुंचा, जहां महादेव मंदिर में दान पात्र को तोड़ने की कोशिश कर रहा था कि उधर से गुजर रहे एक युवक ने दान पात्र तोड़ते समय देख लिया। युवक के शोर मचाने पर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और लोगों ने आरोपी चोर को पकड़कर मंदिर में बंद कर दिया और पुलिस को सूचना दी। मामले की सूचना पर गोविंदगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने आरोपी चोर को हिरासत में ले लिया। आरोपी के कब्जे से पैसों से भरा थैला और नकदी भी बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस आरोपी को लेकर थाने पहुंची है, जिससे पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी मानसिक विक्षिप्त बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि इस घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश दिखाई दे रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए आर्या न्यूज के साथ। नमस्कार।